हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल समझो फिजिक्स में। मैं लेक्चरर गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल समझो फिजिक्स में। ओके, आज स्टूडेंट्स ये फोर्स लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। फोर्स लॉज ऑफ मोशन ही हम पढ़ने वाले हैं और उसमें आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम चलेंगे। लास्ट में आपको याद दिला दूं, हमने लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था। आज सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट का आज मोमेंटम से। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम बोलते हैं बेटा हिंदी में संवेग। एक्चुअली संवेग या मोमेंटम दो तरह का होता है, एक लीनियर होता है, एक एंगुलर होता है। ठीक है, एक रेखीय है, एक कोणीय है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम का। लीनियर का मतलब है रेखीय, तो हम बात यहाँ पर रेखीय संवेग की कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम की कर रहे हैं। क्या होता है लीनियर मोमेंटम, थोड़ा समझेंगे इसको स्टूडेंट्स। हम एक कंसिडरेशन करते हैं कि मान लेते हैं एक बॉल है हमारे पास, एक पर्टिकुलर, दूसरा एक बॉल है किसी दूसरी लाइन में, और एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, एक दीवार। तो एक बॉल है, इसका हम मास मान लेते हैं, अपनी फर्स्ट बॉल का m1 मान लेते हैं बेटा, और दूसरी बॉल का मास मान लेते हैं m2। ठीक है, और इन दोनों बॉल को हम कुछ वेलोसिटीज देते हैं। वेलोसिटीज हम दे देते हैं, पहली बॉल को फॉर एग्जांपल v1 और दूसरी बॉल को हम दे देते हैं v2। सॉरी, ये v2 कर लीजिए, ये v1 कर लीजिए, इसको v1 दे देते हैं। तो अब हम आपसे क्वेश्चन करें कि किस बॉल में मोशन कितना होगा। ठीक है ना, यानी कि अमाउंट ऑफ मोशन के बारे में बात करें, क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बात करें, गति के मान की बात करें कि किस में कितनी गति है। तो इस बात का पता कुछ केसेस के साथ एनालाइज करके करेंगे। कैसे? पहला केस हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2। मान लेते हैं हमारी पहली बॉल m1 का मास ज्यादा है और v1 और v2 दोनों बराबर है, मतलब सेम वेलोसिटी से दोनों चल रही हैं। एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक कार और एक बाइक है। ओके, और कार और बाइक की वेलोसिटी दोनों की सेम चल रही है, पॉसिबल है, हो सकता है। तो अब मैं कहूं किस में ज्यादा मोशन होगा या कौन कितनी तेजी से इसके साथ हिट कर सकता है बॉल के साथ, तो सीधा सा बात है, आपका जवाब आ जाएगा, जिसका मास ज्यादा है उसका ही मोशन अमाउंट का ज्यादा होगा। पहला केस। एक दूसरा केस भी लेते हैं। दूसरा केस हम अब की बार कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल v1 इज ग्रेटर देन v2। ओके, और कंसिडरेशन ले लेते हैं m1 बराबर m2, यानी कि दोनों का मास, दोनों का द्रव्यमान बराबर है। मतलब जैसे दोनों बाइक है और अब हम कहें कि किसका अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा इस सेकंड केस के अंदर, तो ऑब्वियस बात है हम कहेंगे जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा। तो एक क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड हो जाती है, जो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी। एक फैक्टर हो गया आपका मास यानी द्रव्यमान, और दूसरा फैक्टर हो गया है वेलोसिटी यानी कि वेग। इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करके हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपना अमाउंट ऑफ मोशन। इसी को ही हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग। मैथमेटिकली सिंपली कहें तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली डिफाइन करें तो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी एंड डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। तो p से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा इसको हम, और इसको हम सिंपली लिख देते हैं m इंटू v, मास और वेलोसिटी, और रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी ऑफ मोशन को। दो फैक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है डेफिनेटली। अगर इसको वेक्टर नोटेशन में आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट p वेक्टर इक्वल m वेक्टर v, ऐसे आप लिख सकते हैं। और वेलोसिटी की टर्म्स में भी इसको आप इसको चाहे तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो ds ओवर dt भी आप इसको लिख सकते हैं, ये हमारा मोमेंटम कहलाएगा। ओके, अच्छा जी, अब इसकी बात करें यूनिट की, इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी है तो मात्रक तो होगा ना, मेजर करेंगे इसको। तो इसका मात्रक भी इसी फॉर्मूले से फिर निकाल देंगे हमेशा, जैसे कि हम लोग निकालते हैं। तो m के सिस्टम में निकालें तो m के सिस्टम में हो जाएगा m इंटू वी, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आप लिख लीजिए। और सीजीएस सिस्टम में अगर आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, मास के लिए किलोग्राम होता है। ओके बच्चे, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी डायमेंशन फार्मूला भी बना लेंगे, डायमेंशन फार्मूला अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस वन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम, दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, मास एंड वेलोसिटी। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, इसके कुछ केसेस डिस्कस करेंगे अभी। कुछ डिफरेंट केसेस हैं,
सबसे पहले ले लेता हूं मैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अपने फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, p इक्वल एम वी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा p क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के कहा जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर इस चीज को हम देख लें तो व्हाट कैन बी राइट, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाएगा, ये बेटा स्ट्रेट लाइन ही है, थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए इसको, स्ट्रेट लाइन है। और जितना m उतना ही p, यानी कि जितना मास उतना ही v। समझा देते हैं एग्जांपल से कि अगर दो हमारे पास डिफरेंट मासेस है, डिफरेंट मास का मतलब है कि एक हमारे पास 100 kg का मास है बेटा, और एक हमारे पास 1000 kg का मास है। ठीक है, और दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, यानी कि एक बाइक और कार मान लीजिए आप, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। तो सीधा आपके पास एक रिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा। केस नंबर 2 पे आइए। केस नंबर 2 पे अगर आप आएंगे तो अब की बार मैं कह देता हूं आपका मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होगा तो p अब की बार फिर v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा, यानी कि समानुपाती बन जाएगा। और फिर से आप एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा p और v के लिए। एक ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें तो इसका भी मतलब क्या है कि अगर दो सेम मास के ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि दोनों बाइक है, फॉर एग्जांपल 100 केजीज की दो बाइक हैं, तो किसका मोमेंटम ज्यादा आप कहोगे, किसका अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा कहोगे, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिटरमाइन करेंगे। तीसरा एक और केस आपको मिल जाता है यहाँ पर। मान लीजिए मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है mv कांस्टेंट बोला जाएगा। और mv कांस्टेंट बोलने का मतलब है m इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगा v का, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना v के। तो इधर से m और v में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आना चाहिए बेटा आपके पास m और v में ग्राफ, एक आपको कर्व मिल जाएगा यहाँ पर। ये कर्व मिलने का मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी कम है इसका मतलब मास ज्यादा है, तो ज्यादा मास के लिए वेलोसिटी कम रहेगी। मोमेंटम कांस्टेंट, इसको एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए बाइक और कार ही हैं, दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट है, अमाउंट दोनों में सेम है मोशन का। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो जिसका मास कम होगा, यानी कि बाइक, कार और बाइक में कंपैरिजन करें तो बाइक की वेलोसिटी ज्यादा होगी सेम मोमेंटम कंटेन करने के लिए। बात समझ में आएगी। तो ये डिफरेंट केसेस हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। ओके, क्वेश्चन सेक्शन में हम इसको पढ़ेंगे। चलिए जी, अब चलते हैं अपने न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। फर्स्ट लॉ हम कर चुके थे, सेकंड लॉ जो कि लॉ ऑफ मोमेंटम कहलाता है, इसीलिए मोमेंटम पढ़ा है हमने। समझते हैं इसको। चलिए एक सरफेस ले लेते हैं, देयर इज अ बॉल। मान लेते हैं आपकी जो बॉल है किसी वेलोसिटी u से चल रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट a पर। अभी हिस्ट्री में क्या है उससे बात हम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल एट प्रेजेंट a पॉइंट पर u वेलोसिटी पे है। अगर हम एक फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है ना, वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स पढ़ा था ना लास्ट वीडियो के अंदर, एक्सटर्नल फोर्स। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपकी बॉल अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी और उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज हो जाएगा, वी वेलोसिटी हो जाएगी। और मान लेते हैं वो किसी पर्टिकुलर बी पॉइंट पर इस समय एट पर्टिकुलर इंस्टेंट है। ओके, तो अब u से v वेलोसिटी हुई है, मास मान लेते हैं, मास मान लेते हैं m है और m ही रहा है, फोर्स इतना लगा है कि मास में चेंज हमने नहीं किया है। तो a पॉइंट पर अगर मोमेंटम की मैं बात करूं तो कितना होना चाहिए बेटा, इस बॉल के लिए m इंटू यू होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और b पॉइंट पर अगर मोमेंटम की बात करूं तो बेटा कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा m इंटू वी। नाउ वी हैव द चेंज, हमारे पास एक चेंज मिला है मोमेंटम के अंदर। क्या चेंज मिला है भाई, यहाँ पर m इंटू यू है और b पॉइंट पर कितना मिल गया है m इंटू वी। तो ये चेंज किस वजह से मिल रहा है बेटा, ये चेंज मिल रहा है वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी वहां u थी, यहाँ v हो गई है। अब ये वेलोसिटी में चेंज क्यों मिला है, ये चेंज मिला है फोर्स की वजह से। और जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही तेजी से मोमेंटम भी चेंज होगा। ओके, यानी कि जो भी टाइम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसको मोमेंट वेलोसिटी चेंज करने में लगा है, ये टाइम उतना ही कम हो सकता है जितना फोर्स आप बढ़ा दें। तो इस मोमेंटम को चेंज करने का एक रेट बनता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो ये जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ये हो गया आपके अप्लाइड फोर्स के। सिंपल सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स की वजह से ही चेंज हो रही थी ना। तो ऑब्वियस है आपका मोमेंटम में भी जो चेंज आएगा, इसका रेट में जो भी चेंज होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके फोर्स पर डिपेंड करेगा। गॉट इट। तो यहीं से इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आगे प्रोसीड हम करें, यहीं से हमारे पास मेन फॉर्मूला फोर्स का निकल के आएगा।
एफ प्रोपोर्शनल की साइन को आप हटाइए, एक कांस्टेंट यहाँ पर लेंगे आप के, तो के कांस्टेंट लेंगे तो ये बन जाएगा के इंटू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ओके, के एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू भी निकालेंगे आगे। अब डेल्टा पी को क्या लिखें, चेंज है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं पी टू माइनस पी वन, मान लेते हैं आपका वी वेलोसिटी ज़्यादा है तो, और ये डेल्टा टी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करें तो एफ इक्वल हमारे पास कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा के, और ये हो जाएगा एम वी माइनस एम इंटू यू अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा यहाँ से ना m कॉमन आप ले लीजिए, m कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा v माइनस यू ओवर डेल्टा टी, और ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू क्या बन गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स। तो ये क्या बन गया, k इंटू एम है। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये जो आ गई है k इंटू एम है। ये k अभी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक प्रैक्टिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास मास फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम है और इसमें हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेके आए, ठीक है बेटे, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो k का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, 1। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू हमारे यहाँ पे k इक्वल 1 बनता है, और f इसलिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा m into a. Yes, this is our basic formula of force that has been derived by Newton's second law. न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हमें मिला है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें मिल जाता है। और ये F इक्वल जो m में यहाँ पर आ रहा है ना बच्चे, ये बेसिकली हमारे फर्स्ट लॉ की ही मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है, देख लें कैसे। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता था, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था ना, तो यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है फोर्स भी जीरो है, फॉर्मूले में आप मैथमेटिकली अप्लाई कर लीजिए ना। और सेकंड केस में हमें पता चल रहा है कि अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल जीरो है तो फोर्स भी मे बी नॉन जीरो है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि कोई बॉडी एक्सेलरेट तभी होगी जब फोर्स लगा है, यानी कि कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, एक्सेलरेट नहीं होगी क्योंकि फोर्स नहीं लगा है। कोई भी बॉडी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहेगी, उसी स्टेट में बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स हम नहीं लगा देते। तो ये फर्स्ट लॉ का थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट तो है बेटा, बस इसको हमने क्या किया, मैथमेटिकली इस लॉ के अंदर पढ़ा है। सो वी से सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ही है, ये क्वांटिटेटिव आइडिया हमको देता है, जबकि फर्स्ट लॉ क्या था, एक क्वालिटेटिव आइडिया देता था। ये फर्क दोनों में आ जाता है, और फर्स्ट लॉ को हम ड्राइव कर भी पा रहे हैं सेकंड लॉ से, और सेकंड लॉ की हेल्प से हम थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं, भी पढ़ेंगे आगे। इसीलिए सेकंड लॉ को हम फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं मोशन का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। चलिए देखते हैं आगे। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट इस लॉ का हमें मिल गया है, क्या है थ्योरेटिकली लिखें तो इसको अगर जैसे 1 मार्क्स वगैरह में पूछ लेता है तो सिंपल आप लिख दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट्स, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स आपका लगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज हो जाएगा, उसी रेट में चेंज होगा जितना आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे। सिंपल सा मतलब यही हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यही है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। चलिए बच्चों आगे चलें। यहां से अब अगला कॉन्सेप्ट आता है इम्पल्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बच्चे आवेग। न्यूटन के सेकंड लॉ से थोड़ा चले। न्यूटन का सेकंड लॉ भी हम पढ़ के आए हैं, क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इक्वल क्या है, फोर्स के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल है, के का वैल्यू 1 ही होता है। तो यहां से आपको एक क्वांटिटी मिलेगी बेटा एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल डेल्टा पी, ये मैग्नीट्यूड्स में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यही एफ इंटू डेल्टा टी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को बोलते हैं इम्पल्स या आवेग, ठीक है। एक नई यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, आई से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये एफ इंटू डेल्टा टी बन जाता है, जो कि आपकी चेंज इन मोमेंटम के ही बराबर है, ये चेंज इन मोमेंटम के ही बराबर होता है। तो जो मोमेंटम की यूनिट है वही इसकी हो जाएगी। मोमेंटम की यूनिट कितने लिखते हैं हम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो उतनी ही यूनिट हम इसकी लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। तो डायमेंशन भी उसका सेम ही हो जाएगा, जो मोमेंटम का है वही इसका भी डायमेंशन हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको ना मैथमेटिकली भी हम लोग लिख सकते हैं,
एफ इंटू डेल्टा टी है ना, तो टोटल अगर हम इम्पल्स कैलकुलेट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाता है जैसे टी1 से टी2 लिमिट के अंदर अगर आपका टाइम है तो एफ इंटू डेल्टा टी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, यही हमारा आवेग कहलाता है। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हमारी बन जाती है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, यानी कि बल और समय का एक सूक्ष्म समय का गुणनफल है, इसी को हम कहते हैं मोमेंटम। और ये जो फोर्स यहाँ पर यूज हो रहा है इस टर्म के अंदर, इम्पल्स के अंदर, इसी को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, आवेगी बल, आवेगी बल हम इसको कह देते हैं। अब बात आती है यूनिट ऑफ इम्पल्स की। तो यूनिट ऑफ इम्पल्स अगर हम पढ़ें तो बता ही दिया आपको, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है बच्चे, गॉट इट। चलिए जी, अब कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, समझ लेते हैं इम्पल्स को। देखो बेटा, अगर डेल्टा पी आपका एक कांस्टेंट है तो आपका जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के कहलाएगा अकॉर्डिंग टू द इम्पल्स। एफ प्रोपोर्शनल 1/डेल्टा टी या एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। कहने का मतलब है कि अगर समय कम होगा, ठीक है, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, यही मतलब है। तो कुछ प्रैक्टिस है इसमें थोड़ा समझेंगे, जैसे हाई जंप या लॉन्ग जंप जो आपके होते हैं, गेम्स होते हैं, तो उसमें जनरली हम कोई कुशन या हीप ऑफ सैंड यानी कि एक रेत का कुछ ढेर हम लगा देते हैं जिससे चोट ना लगे, नहीं तो होता है इंजरी ना हो। इंजरी होने का कारण ही क्या है? कारण वही है कि जब भी कोई पर्टिकुलर एथलीट जंप करता है फ्लोर के ऊपर तो तुरंत डायरेक्ट हिट होगा, समय जितना कम लगेगा उतनी ज्यादा इंजरी होगी। तो उस समय को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हीप ऑफ सैंड रख देते हैं, यानी कि एक ढेर लगा देते हैं रेत का, या कुछ मिट्टी को खुदा खुदा बना देते हैं। तो जिससे आपका कोई भी एथलीट जब जंप इसमें करता है तो जो ग्राउंड के साथ इंटरेक्शन का टाइम होता है उसको हम बढ़ा देते हैं, टाइम को हम बढ़ा देते हैं। तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का इंटरेक्शन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स कम होगा तो इंजरी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा। इसी तरह से पैकिंग के टाइम पे ना कुछ फ्रेजाइल आइटम होते हैं हमारे, ग्लास वेयर्स होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं ना, चाइना वेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, तो उसमें ना थर्माकोल के साथ उसको पैकिंग करते हैं। आपने कभी देखो ना, पैकिंग खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ थर्माकोल की शीट्स निकलती हैं, कुछ प्लास्टिक बबल्स वाली शीट निकलती हैं, है ना, तो वो किस लिए होती हैं? वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, क्योंकि इंट्रैक्शन टाइम हम जनरली क्या है उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे होते हैं, फोर्स कम करते हैं, जिससे हमारा फ्रेजाइल जो आइटम होता है वो थोड़ा सा सेफ रहता है। क्रिकेट प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब क्रिकेट प्लेयर किसी बॉल को रोकता है तो अपने हाथों को थोड़ा सा ना पीछे खींच लेता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। बॉल जिस डायरेक्शन में भी बॉल आ रही है ऐसे खींच लेते हैं ना उसको। तो क्यों? इससे भी क्या होता है कि टाइम बढ़ा देते हैं इंटरेक्शन का। इंटरेक्शन का टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स क्या होगा, कम अप्लाई हो जाएगा, तो उससे भी इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन बैटिंग के केस में क्या होता है, बैटिंग के केस में उल्टा होता है, वहां ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, कि बैट को हम टाइम बढ़ाएं और बॉल के इंटरेक्शन का, तो शॉट लगेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, तेजी से हिट करना होता है। तो जितना टाइम और बॉल के बैट के बीच का कम रहेगा उतना तेजी से हिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे हमारे इम्पल्स के, जो न्यूटन सेकंड लॉ से ही कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है। चलिए जी, अगला आता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक्शन, ये एक्शन और रिएक्शन ये दोनों फोर्स ही होते हैं। एक्शन और रिएक्शन का मतलब फोर्स ही होता है। बड़ा पॉपुलर सा स्टेटमेंट है ना, टू एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। समझेंगे इस बात को, इसका बेसिक स्टेटमेंट ये तो है। एक्शन रिएक्शन बोल तो देते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है कि कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है, और वाकई में पता चलता भी नहीं है कि कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है। तो इसके लिए ना हम ये कहते हैं स्टेटमेंट कि हमारा जो फोर्स है ना वो हमेशा पेयर में होता है, एक जोड़े में आता है, कपल ऑफ फोर्स होता है। अगर कहीं पे कोई फोर्स लगा है तो दूसरा फोर्स भी वहां पर एक्सपीरियंस किया जाएगा। जैसे एक ब्लॉक आपका टेबल पे रख दिया हमने, तो हम जानते हैं कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है ना, रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा। तो अभी जो रिएक्शन फोर्स है जो टेबल के थ्रू लग रहा है वो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, ठीक है, और जो आपका ब्लॉक है ये पर्टिकुलर ब्लॉक एक वेट जो कि फोर्स ही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो टेबल के ऊपर लगा रहा है। तो साइमल्टेनियसली फोर्स लगेंगे, इक्वल और अपोजिट लगेंगे, और डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, एक ही बॉडी पर दोनों नहीं लगेंगे। तो एक फोर्स आया, दूसरा ऑटोमेटिक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो एक एक्शन बन गया, इसमें एक रिएक्शन हो गया। अब किसको रिएक्शन कहूं किसको एक्शन कहूं, क्या ना थोड़ा सा रहता है।
ठीक है बच्चे। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि मान लेते हैं एक फोर्स, एक बॉडी हमारी है, इसको मैं वन बॉडी कह देता हूँ, इसको मैं टू बॉडी कह देता हूँ। तो वन पर कोई फोर्स लग रहा है, किसके थ्रू? ब्लॉक के थ्रू लग रहा है, तो इसको मैं F12 कह देता हूँ, वन पर फोर्स ड्यू टू टू। जो हमारे ब्लॉक पे लग रहा है तो इसको मैं F21 कह देता हूँ। तो हमारा जो फोर्स है F12 इज इक्वल टू द माइनस F21, यानी इक्वल और अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं। इस केस में अगर मैं नेट फोर्स कह दूं तो नेट फोर्स मेरा कितना कहलाएगा? नेट फोर्स दैट विल बी द जीरो। बैलेंस कंडीशन है और इस केस में बॉडी आपकी मूव नहीं करती है। ठीक है, मूव करने के लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसमें, थोड़ा समझेंगे उसको। ठीक है बच्चे, यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पकड़ने वाली है बेटा, द फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, कि फोर्स हमेशा जोड़े में आता है, कपल में आता है, पेयर्स में होता है। कहीं पर कोई भी फोर्स लगा तो दूसरा फोर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, कि एक वॉल है हमारी, एक सरफेस है, एक बॉल फॉर एग्जांपल आपकी वॉल पे टकराती है। ठीक है ना, हमने कोई फोर्स अप्लाई किया इस बॉल के ऊपर और ये टकराती है। तो जैसे ही इस पर टकराएगी तो टकराने के बाद एक फोर्स जनरेट होगा F1 ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर एक फोर्स F1 लगेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली वॉल भी इसके ऊपर, आपकी बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा F2। ठीक है ना, तो लेकिन ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो सीधा सा मतलब है कि F1 जो हो जाएगा माइनस F2 के बोला जाएगा। तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस इसमें काम करेंगे। तो यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो हमारा फाइनल समराइज स्टेटमेंट जो बनता है वो यही है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। गॉट इट? समझ में आई बच्चों बात? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपनी उसी कॉन्सेप्ट की, जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, इसको फंडामेंटल लॉ कहते हैं। मूलभूत नियम है हमारे न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों की एक्सप्लेनेशन दे सकता है। यही कारण है, इसको इसलिए ही कहा जाता है फंडामेंटल, मूलभूत। कैसे करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट लॉ को ड्राइव करें। फर्स्ट लॉ को ड्राइव अभी मैंने बताया भी था आपको ना, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं? सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं F इक्वल डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो कि बराबर किसके है? m इंटू ए के ही बराबर है, ड्राइव होकर के हमने निकाला है ना। तो यहाँ से कुछ केसेस हमारे बने थे कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो सीधा सा मतलब है फोर्स भी जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, इस फॉर्मूले में आप अप्लाई कर ले कंडीशन को, तो फोर्स भी आपका नॉन जीरो ही कहलाएगा। क्या मतलब है इसका? कि फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, यानी कि कोई भी बॉडी जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहेगी जब तक कि उसको स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगा देते, तब तक यही कंडीशन रहेगी ना। यही थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है हमारा, कहाँ? फर्स्ट लॉ देता है। तो ये सेकंड लॉ की हेल्प से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि कहीं तो ड्राइव कर दिया हमने फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ की हेल्प से। समझ पाए बच्चों? चलिए अब करते हैं थर्ड लॉ को ड्राइव सेकंड लॉ की हेल्प से। ये सेकंड लॉ नहीं है तो थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ को ड्राइव करें हमारे फर्स्ट लॉ की हेल्प से करते हैं। तो उसके लिए भी हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बॉल है, एक बॉल है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, u वेलोसिटी से फॉर एग्जांपल चल रहा है, इसका कोई मास है m1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, वी हैव द अनदर बॉल, इसका कोई मास है m2 मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल v मान लेते हैं। दोनों एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और मैं एक डिस्क्लोज कर देता हूँ, u इज ग्रेटर देन v। ठीक है, यानी कि पहली बॉल ज्यादा वेलोसिटी से चल रही है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं आगे जाकर हो सकता है कि ये दोनों बॉल टकरा जाए। ठीक है, M1 और M2 टकरा जाए। अब ये दोनों टकरा जाएंगे अगर, तो क्या होगा? बस इतना टकराएंगे कि मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब मास में चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी में कुछ मे बी इंटरचेंज यहाँ पर हो सकता है, कि अब हो सकता है कि M1 की वेलोसिटी जो है u डैश हो जाए और इसकी वेलोसिटी जो है v डैश हो जाए। तो यहां से दोनों बॉलों के मोमेंटम में भी चेंज देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं है। मोमेंटम में चेंज तभी होगा जब फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ नहीं लगा है। ठीक है बेटा, सिर्फ दो डिफरेंट बॉल्स थी, अलग अलग वेलोसिटी से चल रही थी, बस कॉन्सिडेंटली वो टकरा गई। तो टकराने से अब क्या हुआ? तो अब इस कंडीशन में एक M1 ने फोर्स दिया M2 को, M2 को कोई फोर्स देगा ना, मान लेते हैं F21, और एक M1 को फोर्स मिला F12। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं F21 की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखना चाहिए मेरे को? मेरे को लिखना चाहिए डेल्टा P ओवर डेल्टा T, यानी कि दूसरी बॉल का मोमेंटम। दूसरी बॉल का मोमेंटम मैं मान लेता हूं P डैश है फॉर एग्जांपल मेरे पास।
ठीक है, इसी तरह से मैं F12 का वैल्यू अगर मैं लिखूं, यानी कि पहली बॉल का फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, न्यूटन के सेकंड लॉ से डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। मान लेता हूं पहली बॉल का मोमेंटम p है, ठीक है, तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी मैं बोल देता हूं। तो अब इस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, यानी कि मोमेंटम आपका चेंज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के दो इक्वेशन बनी है आपके पास ये। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सम अप आप कर दें तो आपको मिलेगा F21 प्लस F12 इक्वल कितना मिलेगा बेटा, ये मिलेगा डेल्टा पी डैश ओवर डेल्टा टी और प्लस डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं है तो मोमेंटम में कोई चेंज होगा ही नहीं। तो ऑब्वियस बात है मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो बेटा दैट टर्म विल बी द जीरो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से डेल्टा पी डैश का वैल्यू निकाल लीजिए। डेल्टा पी डैश का वैल्यू निकालेंगे तो F21 डेल्टा 2 और इधर डेल्टा पी का वैल्यू निकाल लीजिए F12 इंटू डेल्टा 2, तब दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा F21 इक्वल और माइनस F12 माइनस F12। यही हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है कि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, जो कि हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ की एक्सप्रेशन की हेल्प से निकल के आ रहा है। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी बच्चों। ठीक है जी, तो इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, जिससे हमारे दोनों लॉ ड्राइव हो जाते हैं। अब चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। क्या कहते हैं न्यूटन ऑफ कंजर्वेशन का मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के सेकंड लॉ से ही चलो, F इक्वल कितना होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब इस केस के अंदर F हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। हम कह देते हैं कि हमारा एक्शनल फोर्स हो जाता है जीरो, और अगर ये जीरो हो जाता है तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और ये जीरो हो जाता है तो डेल्टा पी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब क्या, डेल्टा पी जीरो मतलब मोमेंटम भी जीरो? नो, मोमेंटम जीरो नहीं, यहां पर मोमेंटम हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि डेल्टा पी जीरो होने का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम जीरो। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, तो सीधा सा मतलब है मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है, नियत है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बन गई डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कि सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सीधा सा मतलब है वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी पर्टिकुलर बॉल है, कोई यू वेलोसिटी से चल रही है, फोर्स नहीं लगा तो इसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, मोमेंटम सेम रहेगा। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। एक कंडीशन इसकी देख लेते हैं। मान लेते हैं दो बॉल है। फर्स्ट कंडीशन, एक फर्स्ट बॉल ma मास का va वेलोसिटी से, दूसरा बॉल vb वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, हम एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा v है इज लिटिल बिट ग्रेटर द vb, तो पॉसिबिलिटी है टकरा जाएंगी। ठीक है, कोलाइड करेंगी। कोलाइड करने के बाद हो सकता है अब इनकी वेलोसिटीज में कुछ चेंज आ जाए। चेंज तो मास में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी में चेंज हम मान रहे हैं, मास हम मान रहे हैं कि इतना तेज टक्कर नहीं हुआ तो मास टूट गया। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन में हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आ गया। पहली बॉडी की वेलोसिटी va डैश हो गई, दूसरी की vb डैश हो गई। ठीक है बच्चे, तो दो यहाँ पर घटना हुई है। तो ये जो घटना, जो टकराने वाली घटना हुई है, तो एक तो उससे पहले मोमेंटम है, ठीक है, और घटना के बाद जो ये टकराव जो हुआ है, इंपैक्ट जो हुआ है, कोलिजन हुआ है, इसके बाद जो मोमेंटम होगा। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं था, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्वियस बात है मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। देखते हैं कैसे रहता है। तो जब ये टकराए थे ना, टकराने के बाद हमने मान लिया एक फोर्स माना है हमने FBA, BA का मतलब है यानी कि दूसरी बॉल पर फोर्स A के द्वारा। एक फोर्स माना हमने FAB, पहली बॉल पर फोर्स B के द्वारा। ठीक है, दोनों की वैल्यूज अगर हम देख लें, सबसे पहले हम FAB अगर निकालें तो FAB का मतलब A पर फोर्स, ए पर फोर्स निकाल रहे हैं। तो ए पर फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यानी कि पहली बॉल का मोमेंटम कुछ होगा। इसी तरह से आप एफ बी ए निकाल लीजिए, एफ बी ए निकालेंगे वो भी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, लेकिन इस बार चेंज सेकंड बॉल के लिए हम लेंगे, इसको हम डेल्टा पी डैश मान लेते हैं। सेकंड बॉल में जो भी चेंज हुआ, क्योंकि मोमेंटम में तो चेंज हो ही रहा है ना बेटा। देखो पहले मोमेंटम जो बॉल का था फर्स्ट बॉल के लिए एम ए वी है,
तो अब टकराने के बाद कितना हो गया, एम ए वी डैश हो गया, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया ना, तो मोमेंटम में तो चेंज आएगा ही। ऐसी सेकंड बॉल के साथ है, पहले वेलोसिटी वी भी थी, मास वही था, लेकिन अब टकराने के बाद वेलोसिटी वी बी डैश हो गया है, तो मोमेंटम भी चेंज हो गया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आपका जो नेट फोर्स यहाँ पर बॉडी पे हो जाएगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए, तो ये किसके बराबर बोला जाएगा, ये जीरो के बराबर बोला जाएगा, और ये जीरो के बराबर बोला जाएगा तो डेल्टा पी प्लस डेल्टा टी, वेक्टर्स में इसको आप कह सकते हैं, वेक्टर्स में ही चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डेल्टा पी डैश ओवर डेल्टा टी, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा आगे प्रोसीड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी डैश इक्वल जीरो, वेक्टर साइंस के साथ लिख लीजिए। ठीक है बेटा, अब डेल्टा पी कितना लिखोगे आप, डेल्टा पी यानी पहली बॉल के मोमेंटम में चेंज, तो चेंज कैसे निकालें भाई, पहले वेलोसिटी हमारी वी ए थी, अब वी ए डैश हो गई है, तो मोमेंटम में चेंज बोला जाएगा एम ए वी ए डैश और एम ए वी ए। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बॉल के साथ लिखेंगे, तो एम बी वी बी माइनस, अब जो मान लीजिए बाद में वेलोसिटी बढ़ी है ऐसा कुछ कह देते हैं, जो भी बड़ा छोटा उस हिसाब से देख लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एम बी और वी बी। ठीक है बेटा, और इक्वल किसके बोला जाएगा, जीरो, तो यहां से इस कंडीशन से आपको मिलेगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल हो जाएगा एम ए वी ए डैश और एम बी वी बी डैश। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है, ये क्या बता रहा है, ये मोमेंटम हमारा इवेंट से पहले यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर है। ठीक है, ये शायद आपको थोड़ा नहीं दिख रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बराबर हमारे जो इसके ही बराबर आया है एम ए वी ए डैश प्लस एम बी वी बी डैश, ये आपका क्या हो गया, टकराने से पहले मोमेंटम बराबर किसके आ गया, टकराने के बाद के मोमेंटम के। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बहुत सारी एप्लीकेशन होता है, रॉकेट लॉन्चिंग में होता है ना, जब रॉकेट लॉन्च करता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने को मिलता है। अब बोट से जंप करते हैं, है ना, गन की रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन से इसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपके क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है। कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, और प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा समझ में आया हो तो। ठीक है बच्चे, ओके, हैव अ गुड डे।